हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 68 बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अर्थात साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तीनों जो हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं, अर्थात इसका सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ब्राह्मणी, खरोष्ठी, आइमेइक और ग्रीक। ये सभी लिपियां जो हैं अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जिज्ञासा और विज्ञान ज्योति ये दोनों जो हैं महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी है। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो किस परंपरा के? तो याद रखेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल के। किसके? उच्च पूर्व पाषाण काल के। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से है? तो आइए पहले देख लेते हैं इन दोनों में कौन जो है दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किए थे। तो याद रखेंगे इन दोनों में शेख हुसैन गेसुदराज ये जो है दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किए थे। अब आइए चलते हैं अगले दो ऑप्शन को और देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डिसीजन पर चलेंगे। इसमें शेख बुरहान जो है यह भी दक्षिण भारत में प्रसार किए थे, अर्थात इसका भी उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर जो है सही है। अब अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल से। किससे? नवपाषाण काल से। अब अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है किस धर्म से संबंधित? तो याद रखेंगे प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो है यह जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे दासबोध नामक पुस्तक जो है रामदास ने लिखी थी। किसने? रामदास ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ये दोनों जो हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आपको हमें कमेंट करके बतलाना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ? तो याद रखेंगे वानभट्ट की कादम्बरी जो है वानभट्ट की कादम्बरी यह जो है ऐतिहासिक महत्व की ग्रंथ नहीं है। अब अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला शब्द स्मर्फिंग किससे संबंधित है? किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन कौन? तो वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद,
दिवालियापन और एनपीए की वसूली इन तीनों से संबंधित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके लिखी थी? तो याद रखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है जेम्स मिल ने लिखा था। किसने? जेम्स मिल ने। अब अगला प्रश्न है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो याद रखेंगे, कायस्थ शब्द का उल्लेख सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में। अब अगला प्रश्न है, कपितराज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर है बारदोली आंदोलन से। किससे? बारदोली आंदोलन से। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अब अगला प्रश्न है, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखेंगे, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की थी, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अब अगला प्रश्न है, भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को असुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है जामा मस्जिद, यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, हुसैन शाह सरकी से, अर्थात पहला का ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है, मोट मस्जिद किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, मोट मस्जिद जो है यह सिकंदर लोदी से संबंधित है, अर्थात दूसरा का 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, झंझरी मस्जिद किससे संबंधित है? तो यह जो है इब्राहिम लोदी से संबंधित है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, हजार सीतुन महल किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, अर्थात सही ऑप्शन 5 होगा। और शेष बच गया 4 नंबर, तो ये यहाँ मिलान होगा। तो याद रखेंगे 3, 1, 2, 5 और 4। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये 3, 1, 2, 5 और 4 का क्रम किस में है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यह क्रम जो है ऑप्शन सी में है। किस में? ऑप्शन सी में। अब अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो याद रखेंगे, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, अर्थात सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है खम्मम। खम्मम किस राज्य में है? तो ये बिल्कुल गलत है। खम्मम जो है तेलंगाना में है। किस कहाँ? तेलंगाना में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे है प्रकाशम, यह आंध्र प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कासरकोड, यह कर्नाटक में बिल्कुल नहीं है बल्कि यह केरल में है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? बढ़ते क्रम में सही है। तो कौन सा विकल्प? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि लखनऊ समझौता कब हुआ? हम लोग जानते हैं 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं
कि यह बढ़ते क्रम में, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, ओवेन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन को। किसे? लॉर्ड लिटन को। अगला प्रश्न है, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखेंगे, ठगी को समाप्त करने का श्रेय स्लीमैन को जाता है। किसे? स्लीमैन को। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में। कहाँ? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध हुआ और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग जानते होंगे, सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला है नामदेव, यह कहाँ के रहने वाले थे? तो नामदेव जो है यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अर्थात पहला का 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित थे? याद रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है सूरदास, यह कहाँ से संबंधित थे? तो यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, अर्थात 2 नंबर। और जो शेष बच गया नानक, यह पंजाब से संबंधित है, अर्थात 4 नंबर। तो आइए देखते हैं कि ये 3, 1, 2, 4 का क्रम किस ऑप्शन में है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 में 3, 1, 2, 4 का क्रम दिया गया है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न है, बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है फरवरी सन 1946 ईस्वी में। कब? फरवरी सन 1946 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अकबर ने सबसे पहले मालवा, फिर गुजरात, उसके बाद हल्दी घाटी, उसके बाद कश्मीर, फिर सिंध और लास्ट में असीरगढ़ पर अभियान चलाया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न का भी मिलान करते हैं। तो पहला है भद्रावती, इसका एस का स्रोत कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कोमानगुंडी, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। दूसरा, भिलाई का लॉ एस का स्रोत कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है राजहरा। तो याद रखेंगे बी का 4 नंबर। नेक्स्ट है जमशेदपुर, इसका लॉ एस का स्रोत कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है गुरु महीपानी में, अर्थात ऑप्शन 2 नंबर। और जो शेष बच गया 3 नंबर, तो इस क्रम को याद रखेंगे 1, 4, 2, 3 किस क्रम में है? तो ये ऑप्शन 1 में ही है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है। नारियल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ है?
तो इसका सही उत्तर है इक्वाडोर में। नारियल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पापुआ न्यू गिनी में है, अर्थात ऑप्शन 2 नंबर। आप लोग यहाँ पहले ही ऑप्शन में दे सकते हैं कि ऑप्शन 1 में 2 केवल एक ही में है, अर्थात यही इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर है बैरन द्वीप जो है भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शैवाल जो है अजैविक घटक नहीं है। अब अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर है ज्वारीय बल, अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती है कहाँ? तो इसका सही उत्तर है कटक शिखरों पर। कहाँ अवस्थित होती? कटक शिखरों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मर्तबान की खाड़ी। यह म्यांमार में है। कहाँ? म्यांमार में। अगला प्रश्न है, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो याद रखेंगे बुशमैन का निवास क्षेत्र कालाहारी में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है कहाँ पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात आंतरिक कोड में। कहाँ पाया जाता? आंतरिक कोड में। अगला प्रश्न है, भूतापीय शक्ति मुख्यतः क्या है? तो यह नवीकरणीय स्रोत है। भूतापीय शक्ति मुख्यतः नवीकरणीय है। अब अगला प्रश्न है, मिन्स्क टू शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच विवाद से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह रूस और यूक्रेन के बीच विवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखेंगे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। किसमें? संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? तो याद रखेंगे सुंडा जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित है? तो कौन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात होलीसीन जो है यह अभिनव जमावों से विशेषित है। अब अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो याद रखेंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ? अमेरिका में, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है कहाँ? तो इसका सही उत्तर है लघु हिमालय में धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकेश्वरवादी संत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक जो है एकेश्वरवादी संत है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? तो याद रखेंगे
भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है यह सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली है। अगला प्रश्न है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था किस युग में? तो याद रखेंगे, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? कैलिडोनियन युग में। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने और महात्मा गांधी ने। तो इसमें केवल जयप्रकाश नारायण है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्र श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे, संवैधानिक शासन का अर्थ राजा के शासन पर आधारित शासन है। क्या अर्थ है? राजा के शासन पर आधारित शासन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदन तत्व है? कौन? तो याद रखेंगे, कार्यपालिका विधायिका का विलयन जो है यह संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदन तत्व है। अब अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? तो याद रखेंगे, यह कथन रैमजे मयूर का है। किसका? रैमजे मयूर का। अगला प्रश्न है, केंद्र में अंतिम सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात कैबिनेट मिशन के आने के बाद अंतिम सरकार की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था? तो कौन से दल का? तो याद रखेंगे, हिंदू महासभा का भारत के संविधान निर्माण सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह मेहता ने। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस संशोधन में? तो याद रखेंगे, 44वां संशोधन में। किसमें? 44वां संशोधन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, अर्थात नियुक्त होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात लाभ में कमी जो है औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है। अब अगला प्रश्न है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना से है। किससे? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना से है। किसका?
स्वर्ण बुलियन मान का संबंध। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे, विश्व बैंक का एक अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से। अब अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। अब अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगी? तो याद रखेंगे, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में वृद्धि होगी, अर्थात कर का दर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात बॉन्ड जो है वैकल्पिक धन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो याद रखेंगे, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है। कौन सा? सिडबी। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। कब? जुलाई 1964 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा का संरक्षण के नियम से। किससे? ऊर्जा का संरक्षण के नियम से। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक की यूनिट अर्थात इकाई क्या है? तो याद रखेंगे, प्लांक नियतांक की यूनिट है जूल सेकेंड। क्या है? जूल सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो याद रखेंगे, एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। अब अगला प्रश्न है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? तो याद रखेंगे, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है अभिक्रिया ऊष्मा उस पर निर्भर नहीं करती है। अब अगला प्रश्न है, दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव है? तो इसका उत्तर है आसंजन गुण के कारण। किसके गुण के कारण? आसंजन गुण के कारण। अगला प्रश्न है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। क्या विस्थापित करता है? तो वो आयतन के समान में पानी को विस्थापित कर देता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो याद रखेंगे, निम्न में से भाप से जो है अधिक जलन पैदा होती है। अब अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे, डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। अब अगला प्रश्न है, कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपबंध करा सकते हैं? तो कौन से दो बल? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। कौन से बल? गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अब अगला प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है?
तो याद रखेंगे यह जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे? डी ब्लॉक से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अर्थात एक से अधिक देश की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। वे देश कौन कौन से हैं? तो वे देश है आर्मेनिया और चीन से नहीं लगती है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ई है। अब अगला प्रश्न है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो याद रखेंगे अमोनिया का एक गुण है कि यह जल में अविलय होता है। क्या होता है? जल में अविलय इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। याद रखेंगे अमोनिया का एक गुण है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब अगला प्रश्न है पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। किस कारण से? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। अब अगला प्रश्न है पीतल में क्या होता है? अर्थात पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो याद रखेंगे पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। किसका? तांबा और जिंक का। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता? तो इसका उत्तर है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर है पार्श्व भाग में, अर्थात दोनों किनारों पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं मौजूद रहती है। अब अगला प्रश्न है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। क्यों? क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। अगला प्रश्न है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो याद रखेंगे लाल चने से डाइस्टेस एंजाइम मिलता है। कौन सा? डाइस्टेस। अब अगला प्रश्न है एंजाइम होते हैं एंजाइम क्या होते हैं? तो याद रखेंगे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो याद रखेंगे लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किसके? स्टार्च के। अगला प्रश्न है अन्न एक समृद्ध स्रोत है। किसका? तो याद रखेंगे अन्न जो है यह स्टार्च के समृद्ध स्रोत है। किसके? स्टार्च के। अब अगला प्रश्न है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रेनिन, जो कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना गिरजा घर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च, यह जो है केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। अब अगला प्रश्न है पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं करती? तो याद रखेंगे पटना जिले की सीमा मुंगेर और शेखपुरा के साथ साझा नहीं करती, अर्थात ऑप्शन ई जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। पहला, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को आवृत्ति कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ना कि आवृत्ति। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लौगी बिहार के लौगी भुइयां जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता, किस जिले से है? तो यह जो है गया जिले से है। किस जिले से? गया जिले से। अब अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो याद रखेंगे, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अवंती राज्य जीता था। कौन सा राज्य? अवंती। अब अगला प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो किसे पराजित कर? तो इसका उत्तर है दामोदर गुप्त को पराजित कर मौखरी शासक ने मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राइफल जो है CAPF का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पल्लव नरेश नंदीवर्धन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अलवार सन तिरुमल पल्लव नरेश नंदीवर्धन तृतीय के दरबार को सुशोभित करते थे, अतः कथन डी असत्य है। बाकी ये तीनों जो है ये सत्य है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? याद रखेंगे, बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नवाब मीर कासिम ने। किसने? नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1912 में। कब? 1912 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो याद रखेंगे, भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या फिर संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह बिल्कुल असत्य है। बाकी ये तीनों जो है सही हैं। अब अगला प्रश्न है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम या फिर एस्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के मुंगेर में स्थित है। कहाँ? मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 3। कौन कौन? सारण, सिवान और गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो याद रखेंगे, कुंवर सिंह को। किसे? कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
बागमती नदी दक्षिणी मैदान से प्रवाहित नहीं बल्कि उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में अवस्थित है। कहाँ? बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही उत्तर है रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% से अधिक भाग नहरों से सींचा जाता है, जहां रोहतास में 86.32% सिंचाई नहरों द्वारा होती है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा? तो इसका उत्तर है बिहार। अब अगला प्रश्न है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ये दोनों जो है सही सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर बांका और लास्ट में पश्चिम चंपारण है। अब अगला प्रश्न है, राजगीर के गिरधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार को। किसे? बिंबिसार को। अगला प्रश्न है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। अब अगला प्रश्न है, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो इसका सही उत्तर है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों पर सहयोग को बढ़ावा देना है? तो किसके साथ? तो याद रखेंगे, यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार विधानसभा के। किसके? बिहार विधानसभा के। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका सही उत्तर है भारत। कौन सा देश? अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च किया था? तो किसने? तो इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमन ने। किसने? निर्मला सीतारमन ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो किस संस्थान ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता? तो किस संस्थान के द्वारा? तो याद रखेंगे जर्मन वॉच के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है मिशन लूसी। किस योजना की?
मिशन लूसी। अगला प्रश्न है डिटॉक्सिन पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो किस नदी से? तो इसका सही उत्तर है लूखा नदी से। किस नदी से? लूखा नदी से। अगला प्रश्न है किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक। कौन थे? पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया? तो इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अगला प्रश्न है J0 क्रेटर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे J0 क्रेटर जो है यह मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ? मंगल ग्रह पर। अब अगला प्रश्न है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान अजय वॉरियर को आयोजित करता है? तो किस देश के साथ? तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम के साथ। किसके साथ? यूके के साथ। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही उत्तर है लोक लेखा समिति ने। किसने? लोक लेखा समिति ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता? तो इसका सही उत्तर है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।